हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेडिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेडिएशन को पढ़ने से पहले हम एनर्जी या हीट फ्लो के जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला मेथड आता है कंडक्शन, दूसरा आता है कन्वेक्शन, तीसरा मेथड आता है रेडिएशन। कंडक्शन मेथड में जो एनर्जी या हीट का जो फ्लो है वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस की वजह से होता है। इट मीन्स एनर्जी फ्लो है वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस की वजह से होती है। और इस वाले मेथड में हमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है कि मीडियम होना चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। नॉर्मली जो कंडक्शन है वो नॉर्मली सॉलिड्स में ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नॉर्मल लाइफ में अगर हम एक रोड को अगर हम गर्म करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं एक साइड से और दूसरी साइड तक हीट का ट्रांसफर करते हैं। और एग्जाम्पल हो सकते हैं नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स से, जैसे जो भी अगर एक क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर ओनली एनर्जी बाहर जा सकता है, मॉलिक्यूल नहीं, ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल अगर फ्लास्क के अंदर पानी है जिसका कुछ टेम्परेचर है जो कि इन्वायरमेंट से डिफरेंट है, अगर उसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है तो वो सिस्टम है उसके अंदर जो मेथड यूज होगा वो कंडक्शन मेथड होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल तो मूव कर ही नहीं रहे हैं, वो जस्ट ऑसिलेशन करके हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं इन्वायरमेंट की तरफ। सेकंड मेथड आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में होता है कि एनर्जी जो फ्लो है वो पार्टिकल्स की मोशन की वजह से होता है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, ये नॉर्मली सॉलिड्स में कम मिलता है, ये लिक्विड और गैसेस के अंदर ज़्यादा मिलता है। इसके अंदर मीडियम का रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होगा। कन्वेक्शन के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो ओपन सिस्टम होते हैं, इट मीन्स उसके अंदर मॉलिक्यूल भी सराउंडिंग के साथ मूव कर सकता है, सराउंडिंग में मूव जा सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है सराउंडिंग्स में उन पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। इसका एग्जाम्पल है कि जब हमारे पास एक फ्लास्क है जिसके अंदर गर्म पानी है, उसके अंदर हम अगर ठंडा पानी मिला दें, देन जो हीट उनके बीच ट्रांसफर होगी उसके अंदर जो कन्वेक्शन मेथड है वो यूज होगा। आगे आते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन नॉर्मली क्या होता है कि रेडिएशन के लिए ये जानना जरूरी है कि इसके लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जो सोलर रेडिएशन है वो वैक्यूम से चल के आता है, इट मीन्स उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी मीडियम के लिए। अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी एक तरीके से बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकता है। ये देखा गया है कि जो रेडिएशन है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। रेडिएशन वो सारी प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ पर हम ओनली रेडिएशन को पढ़ने वाले हैं। ये वाले जो टॉपिक हैं इनके लिए हम देखें तो जो मीडियम है उसका कोई रिक्वायरमेंट होता है और इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ओके, अब हम ये रेडिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
रेडिएशन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला आता है क्लासिकल थ्योरी, दूसरा आता है क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी था वो स्टार्टिंग में जो भी रेडिएशन को समझने के लिए जो भी एक्सप्लेनेशन था वो था। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स आया। क्वांटम फिजिक्स ने फिर हेल्प किया कि उसको मैथमेटिकली प्रूव किया जाए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई इस रेडिएशन पार्ट में। ओके, सो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल थ्योरी को स्टार्ट करें। क्लासिकल स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमें कई डेफिनेशंस वगैरह कई चीज़ें पता होनी चाहिए, कई चीज़ें जो यूज़ होंगी यहाँ। सबसे पहले आता है कि कोई भी बॉडी है वो एक अपना कलर रखती है। वो किस लिए होता है? सो कोई भी बॉडी है वो, फॉर एग्जांपल अगर उसका कलर रेड है, सो वो ओनली रेड कलर को छोड़ के बाकी के जितने भी वेवलेंथ है उन सबको वो एब्जॉर्ब करेगी और बचा हुआ कलर हमें दिखाई देगा। नॉर्मली रेड कलर हमें उस बॉडी का दिखाई देगा। और एक चीज और है कि कोई भी बॉडी अगर जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही एनर्जी वो वापस भी एमिट करेगी। इस चीज को हम देखेंगे। ओके, यहाँ तो बात आ गई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की। सो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी बॉडी कोई भी रेडिएशन रेंज में, वेवलेंथ रेंज में कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब न करे? या फिर क्या ये केस हो सकता है कि कोई भी बॉडी है वो पूरी वेवलेंथ रेंज का एनर्जी एब्जॉर्ब करे? फर्स्ट वाला केस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर कोई भी जो बॉडी है वो एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब जरूर करता है। सेकंड वाला केस है वो पॉसिबल हो सकता है। सेकंड वाले केस में हमारे पास कई मटेरियल है, जैसे प्लेटिनम है जो कि रेडिएशन का 97% एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, बट ये 97% जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें 100% चाहिए, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। हमें एक ऐसा टूल चाहिए या फिर ऐसा एक मॉडल चाहिए जो कि इसको एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी में चेंज कर सके। अब ब्लैक बॉडी मैंने बोला है, ब्लैक बॉडी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट एक टोटल वेवलेंथ रेंज को एब्जॉर्व करता है उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ओके, ब्लैक बॉडी क्यों? क्योंकि अगर आप 7 कलर्स को अगर आप मिक्स करते हो जो कि विजिबल हैं हमारे लिए, वो नॉर्मली वाइट लाइट बनाते हैं, बट अगर हम कलर्स को अगर मिक्स करते हैं तो हमें ब्लैक कलर मिलता है। इट मीन्स कि पूरी वेवलेंथ रेंज को अगर हम चेक करेंगे तो हमें ब्लैक दिखाई देगी। तो यहाँ से ये ब्लैक वर्ड है। सो 100% वाली को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। सो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाया जिसमें उन्होंने एक कैविटी बनाया। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ब्लैक बॉडी मॉडल। ओके, सो उन्होंने क्या किया, एक कैविटी बनाया जिसको उन्होंने एक थर्मोडायनेमिक कंडीशन के अंदर रखा। उसका टेम्परेचर T था, वॉल्यूम V है, और प्रेशर की हम बात बाद में करेंगे, बिकॉज प्रेशर है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम से थोड़ा अलग है। इसके अंदर एक ओरिफिस रखा और इसकी जो इनर सरफेस है इसके ऊपर क्या किया, प्लेटिनम जो है जो कि 97% एब्जॉर्ब करता है उसकी कोटिंग की। अगर रेडिएशन इसमें इंटर करता है वो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन
करके इसमें 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, और ये जो सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में चला जाता है। ओके, सो एक चीज यहाँ पर हमने देखा कि जो रेडिएशन है वो टोटली इसके अंदर ट्रैप हो गया है। ओके, और हमने चेक किया था कि जो बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है वो रेडिएशन को एमिट भी करेगी। सो ये जो प्लेटिनम है ये रेडिएशन को एमिट करेगा और यहाँ से ओरिफेस से हमको एक रेडिएशन मिलेगा। इस रेडिएशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास एक मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे हम कितनी वेवलेंथ पे कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्व किया ये निकाल सकते हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ ऐसा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो रेडिएशन एनर्जी है ऊपर की तरफ, यहाँ वेवलेंथ। ये अगर हम देखें तो ये पूरी वेवलेंथ के लिए है। इट मीन्स ये ऐसी रेडिएशन एमिट कर रहा है जो एक पूरी की पूरी वेवलेंथ जो रेंज है उसको डिफाइन कर रहा है। ओके, एक यहाँ पर था कि रेडिएशन है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ब्लैक बॉडी हमने देखा कि ब्लैक बॉडी होता है जो पूरी वेवलेंथ रेंज को एब्जॉर्ब करता है। बट हम यहाँ एक डेफिनेशन और बता सकते हैं कि रेडिएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो रेडिएशन है ये यहाँ पर हो रही है ट्रैप। हम बोल सकते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर वो ट्रैप हो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक ब्लैक बॉडी क्रिएट करेगी। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ जाती है ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, और यहाँ पर जैसे हम ये थर्मोडायनेमिक कंडीशन चेंज करेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये ऐसे चेंज हो गया। अगर हम इसको देखें, अगर ये λ1 λ2 अगर ये दो वेवलेंथ है, ये कर्व है एक ही बॉडी के लिए बट अलग अलग टेम्परेचर के लिए ये कर्व अलग अलग आता है। इट मीन्स कि अगर हम रेडिएशन चेक करें तो ये वाला पॉइंट हमको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। इट मीन्स ये λ1 वेवलेंथ का कलर होगा। इस वाले केस में λ2 वेवलेंथ का कलर हमको दिखाई देगा। इस चीज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन का कलर है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज होता है। स्टार्टिंग में होता है वो ऑरेंज, फिर होता है येलो, धीरे धीरे रेडिश हो जाता है, फिर वाइट हो जाता है। इट मीन्स उसको हम इस चीज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटम थ्योरी का पार्ट है। इसको हम जस्ट डायरेक्टली ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका जरूरत पड़ेगा थोड़ा, कई डेफिनेशंस वगैरह आएंगे जो इस कर्व का यूज होगा। जो रेडिएशन एनर्जी है, जो इस कर्व के अंदर रेडिएशन एनर्जी है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो रेडिएशन एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और जो ये कर्व है कि ना कि सिर्फ टेम्परेचर पर बल्कि उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। आगे आता है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ये थ्योरी कहता है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट 0 से ज़्यादा है तो वो बॉडी रेडिएशन को एमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। ओके, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो उसका एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।
क्लासिकल थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले कई डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले आती हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था कि हमने एक कैविटी बनाया था, कैविटी का वॉल्यूम V था, उसके अंदर एक रेडिएशन था जो ट्रैप था। एक पूरी वेवलेंथ रेंज के लिए जो हमने ऐसे देखा था, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने चेक किया था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। जो एनर्जी है जो टोटल वेवलेंथ रेंज के लिए 0 टू इंफिनिटी तक, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसमें कितना है, वो होता है टोटल एनर्जी डेंसिटी। अगर हम यूनिट्स देखें तो जूल पर मीटर क्यूब। ओके, आगे आता है स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। इसको यू लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले केस में हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पार्ट न लेके एक छोटा सा पार्ट लेके चलते हैं लैम्डा, तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज का 0 टू इंफिनिटी तक है। ये यहाँ पर एनर्जी है। सो हम कह सकते हैं कि लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज के अंदर, इट मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज के लिए जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना है। सो इसकी यूनिट भी लगभग सेम ही रहेगी, बट इंटीग्रेशन रिलेशन होता है दोनों के अंदर। बिकॉज अगर मैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में अगर एनर्जी का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे को टोटल मिलेगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा यू है वो मैं निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन करके, जो भी मेरा यू लैम्डा होगा विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्डा। ओके, ये मेरा एक रिलेशन बनता है। 3 नंबर पे आता है एमिसिविटी। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी बॉडी रेडिएशन को अगर एमिट करेगा तो पर यूनिट टाइम करेगा, एक पर्टिकुलर सरफेस से करेगा। सो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी है एक बॉडी के द्वारा जो रिलीज कर रहा है रेडिएशन, सो जो एनर्जी है यू कैन से जूल में, एनर्जी पर यूनिट एरिया वो कितनी एमिट कर रहा है और पर यूनिट सेकंड भी। ओके, इसकी यूनिट को हम चेंज भी कर सकते हैं, जूल पर सेकंड है, इसको मैं पावर की टर्म में लिख के वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ओके, आगे आता है स्पेक्ट्रल एमिसिविटी। इसको ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको स्पेक्ट्रल एमिशन पावर भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें दोनों में जो रिलेशन है वो यही रिलेशन होगा। ये अपन बाद में देखें, बट इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा सेम इसके जैसा ही रेंज यही रहेगी। इट मीन्स ये एमिशन का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इस रेंज में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी एमिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिविटी। ओके, दोनों में सेम रिलेशन अगर मैं चेक करूं कि जो ई है वो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, सेम रिलेशन हो जाता है इसमें भी। आगे ये हो गया एमिशन के लिए, ये हो गया ब्लैक बॉडी जो उसके अंदर रेडिएशन ट्रैप्ड था। आगे आता है
ऑब्जर्सिविटी ए, और सिमिलरली आता है स्पेक्ट्रल ऑब्जर्सिविटी ए लैम्डा। सिमिलरली इसको भी डिफाइन वैसे ही करेंगे, ऐसा ही एक रिलेशन होगा कि ए जो है वो मेरा ए लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर रेडिएशन एमिट हो रहा था, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा था। सो एब्जॉर्बिविटी बोल सकता हूँ कि एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में कितना एब्जॉर्ब कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और सब चीज़ें सेम है। अगर मैं बोल दूं कि अगर ए जो लैम्डा है अगर मैं 1 कर दूं, इट मीन्स वो एक पूरी की पूरी वेवलेंथ रेंज को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल सकता हूँ, ब्लैक बॉडी बोल सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट को। जनरली अगर मैं देखूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके लिए एक रिलेशन लिख सकते हैं कि ए लैम्डा प्लस टी लैम्डा प्लस आर लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये जो है वो उसने एब्जॉर्ब किया, ये है ट्रांसमिट हो गया ऑब्जेक्ट से, ये रिफ्लेक्ट हो गया। इट मीन्स ब्लैक बॉडी में ये दोनों टर्म जीरो होती है। इट मीन्स ना तो उसमें ट्रांसमिशन होता है ना उसमें रिफ्लेक्शन होता है। सो एक जनरल रिलेशन होता है। ओके।